नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में राम मंदिर निर्माण की एक धार्मिक सह राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा है। इसमें श्री राम भद्राचार्य जी जो रामानंद परंपरा से आते हैं। आप जानते हैं कि रामानंद परंपरा वैष्णव परंपरा है। उस परंपरा के श्री राम भद्राचार्य जी हैं। उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जिससे देश का दलित समुदाय उद्वेलित है, रोष में है, गुस्से में है। श्री राम भद्राचार्य ने कहा है कि जो श्री राम का नाम नहीं भजता वो चमार है। क्या मतलब है इसका? क्या यही नहीं, नीच है। नीच है? क्या मतलब है इसका? क्या ये देश में जो चमार जाति से लोग हैं उनको श्री राम से प्यार नहीं है, श्री राम के प्रति भक्ति नहीं है, वो हिंदू नहीं है? क्या है? जबकि रामानंद परंपरा जिससे श्री राम भद्राचार्य आते हैं, रामानंद परंपरा से ही रैदास हुए, कबीर दास हुए। और रैदास तो मूर्ति पूजा को का विरोध भी करते थे। तो क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या उनको मानने वाले हिंदू नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए देश के जाने माने चिंतक, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ उदित राज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उदित राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए। और देश आपसे अपेक्षा कर रहा है कि इस पर मार्गदर्शन कीजिए, देश के समुदाय का, आम जन का। कि एक तरफ राम भद्राचार्य जी हैं जो रामानंद परंपरा के, और रामानंद परंपरा से कबीर दास रैदास आते हैं जिसने सर्वधर्म समभाव और सबके लिए, जिन्होंने इस बात का विरोध किया कि जो मनुवाद है, उन्होंने सारे मानवता को एक दृष्टि से देखा। आप क्या कहेंगे इस पर? पहला टेक आपका क्या है? ये सब न रामानंद के सेक्ट से कहा जाए वहां से नए आते हैं। ये किसी को नहीं मानते, लोभी लालची हैं और सत्ता के साथ जुड़ गए हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये मोदी जी भी जाते हैं आशीर्वाद लेने, तो ये सब चंपूगिरी करते हैं और इस देश को में नफरत फैलाने का काम करते हैं। वैसे पूछा जाए तो इनका कोई धर्म से लेना देना नहीं। और इनका तो ये आदमी तो आरक्षण विरोधी है। और ये आदमी ये कहता है कि जो राम को नहीं मानता नीच है, वो चमार है। अब ये बताइए कि बुद्धिस्ट है, जैन है और आज के समय में जो दलित लोग हैं वो तो अम्बेडकरवादी हो गए, बौद्ध धर्म मान रहे हैं। इसके मतलब वो नीच हो गए हैं। और यह आदमी कहता है कि हमारा सबसे बड़ा अखाड़ा है अयोध्या में, और 2100 ब्राह्मणों का भोजन रोज देने की बात कहता है आदमी। तो जब प्रेम कुमार जी, जब मैंने कहा कि मनुवाद 500 साल बाद लौट रहा है तो बड़ा बवाल मचा भाई। पूरे संघ के, बीजेपी के लोगों ने, मोदी मीडिया ने उस दिन एक दिन तो पूरा इसी पर बयान चलता रहा, डिबेट चलता रहा। तो मैंने क्या गलत कहा? अब तो सिद्ध हो गया। अब चाहे वो रामानंद का परिवार हो, कबीर का हो, रविदास का, अम्बेडकर साहब, फूले, या जो मानवतावादी हो, वो परिवार क्या नीच परिवार है? वो अपने, या सिखों भी को भी जोड़ लिया जाए तो क्या नीच परिवार है? तो इस तरह की मानसिकता के लोग ही हैं। और जी जी। वहाँ और कोई उदित राज जी धार्मिक बहुत लोग हैं। इमोशनल, उदित राज जी आप बहुत इमोशनल बातें कर रहे हैं। और देश का ये समुदाय जिसको नीच कह करके संबोधित किया गया है, वो व्यक्ति जो श्री राम भद्राचार्य, अपने नाम के आगे भी श्री राम लगाते हैं, और जिनके बारे में कहा जाता है श्री राम तो जूठे बेर भी खाते थे, निषाद के साथ में चलते थे, सबको साथ लेकर चलते थे। और
उनका नामधारी श्री राम भद्राचार्य ने जो इमोशनल ये अत्याचार हम कहेंगे कि इस देश के दलित वर्ग को नीच कहना, राम विरोधी कहना, राम के खिलाफ होना कहना, ये बात वास्तव में दिल दुखाने वाली बात है। इस पर तो एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और अच्छे से दीजिए, लेकिन थोड़ी उस बात को भी आप बताएंगे कि वो मनुवाद जिसको लेके आज बहुत लोग कहते हैं मनुवाद होना जरूरी है, आप कहते हैं कि मनुवाद समाज विरोधी है, इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा जी। अब मनुवाद तो लौटा है और लौट रहा है बड़ी तेजी से, और राम भद्राचार्य ने बोल दिया, कई लोग बोल नहीं रहे हैं। एक बात और है प्रेम कुमार जी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो भाजपा को बड़ा प्रेम उमड़ा आदिवासियों के प्रति, और पूरे देश में प्रचार किया कि पहले बार भाजपा आदिवासी को राष्ट्रपति बना रहा। तो जब वोट लेना होता तो आदिवासी हो जाते हैं। अब जब वोट लेने का समय नहीं रहता या उनको सम्मान देने की बात आती है, तब तो आप ये कहते हैं अरे जाति की बात मत करिए। अब जब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ तो उस समय सबसे ज्यादा अगर किसी का हक बनता है उद्घाटन का तो राष्ट्रपति मुर्मू जी का नहीं किया। और वही बात नहीं, अरे आदिवासी और दलित को किस तरह से और पिछड़ों को किस तरह से या उस तरह से धर्मनिरपेक्ष है, वामपंथी है, किस तरह से इनका नजरिया है कि जब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे थे मोदी जी एमपीओ के साथ, नेताओं के साथ, तो नाचने गाने वालों को तो बुला लिया, तब भी नहीं राष्ट्रपति को बुलाया कि चलो भाई उदित उद्घाटन राज में जी, नहीं सही तो प्रवेश राष्ट्रपति जी को बुलाने में एक बात और कही जाती है जी। नहीं राम कुमार जी, मैं बात को मैं वो कह दूं। अब मैंने ये सवाल खड़ा किया है, आज मीडिया ने भी मुझसे पूछा आप क्या कहना चाहते हैं। हम कहा अभी तक तो जो 5 लोग उसमें गर्भगृह में जाएंगे उसमें राष्ट्रपति का नाम तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आमंत्रण आएगा और 5 या 6 लोगों की जो कमेटी है या लोग जो जाएंगे कॉन्सिक्रेशन के में वहां पर उद्घाटन में तो राष्ट्रपति जी को भी लिया जाएगा। लेकिन उदित राज जी, आपको उम्मीद जरूर है कि राष्ट्रपति जी को लिया जाएगा, लेकिन मैं आपको एक कारण बताता हूं कि हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति जी के रहने से चाहे संसद भवन का उद्घाटन हो या राम मंदिर का कार्यक्रम, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल लग जाता है, उसमें नरेंद्र मोदी जी पीछे हो जाते हैं, राष्ट्रपति जी सबसे आगे हो जाते हैं, तो ये बात नरेंद्र मोदी जी को कबूल नहीं होती। तो इसी वजह से वो प्रोटोकॉल राष्ट्रपति का पालन नहीं करना पड़े, इसलिए उन्होंने संसद में भी उनको दूर रखा और यहां भी दूर रखेंगे। लेकिन अहम सवाल है कि क्या दलित समुदाय से, आदिवासी समुदाय से कोई व्यक्ति उन लोगों में जो इस मंदिर उद्घाटन के समय, प्राण प्रतिष्ठा के समय कोई होगा कि नहीं होगा? अभी तक जो मेरी जानकारी है, होंगे वही चंपत राय होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। आप अपनी बात थोड़ी रिपीट कर देंगे, एक इंटरप्शन आ गया था जी। हाँ, अभी तक जो मेरी जानकारी प्रेम कुमार जी मिली है उसमें प्राइम मिनिस्टर और योगी, मोहन भागवत और गवर्नर और वहां के गवर्नर होंगे और चंपत राय, 5 लोगों की अभी तक जानकारी मुझे मिली। तो बल्कि चारों शंकराचार्य बहिष्कार कर रहे हैं कि राजनीतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम नहीं, यह अधिकार उनका था। खैर वो अलग से आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन जानकारी हमें यही मिली कि उसमें कोई दलित और पिछड़ा आदिवासी उन 5 लोगों में नहीं। जी, तो इसमें आपका क्या टेक है? क्या आप कोई ऐसी मांग करने जा रहे हैं कि आदिवासी, दलित इनको भी इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जगह दी जाए?
ताकि एक संदेश जाए देश में कि इस देश में छुआछूत खत्म हो चुका है। नहीं, उससे तो खैर वो तो सिंबलिज्म है, उससे क्या खत्म हो गया, लेकिन एक भागीदारी दे करके उस दिशा में तो कुछ सोच पैदा करी जा सकती कि भाई देश सबका है, धर्म सबका है, न कि केवल अडानी का और कुछ सरमाएदारों का, कुछ मनवादी लोगों का है, यानी देश सबका है। यह तो संदेश जाएगा। जी जी। एक सवाल और उठता है, श्री राम भद्राचार्य जी ने जो आपने कहा कि वो सत्ता के हो गए हैं, सत्ता के लिए बोलने लगे हैं, और उनका पद तो हालांकि रामानुज संप्रदाय के हिसाब से 4 जो प्रमुख लोग होते हैं उनमें से एक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये कोई रामानुज संप्रदाय को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये हिंदू धर्म का भी अपमान करने वाले लोग हैं, ये हिंदू धर्म को भी नहीं मानते और देश के अधिसंख्य लोगों का अपमान कर रहे हैं श्री राम भद्राचार्य, जब वो कहते हैं कि राम भजते जो नाम राम का नहीं भजते वो चमार हैं, नीच हैं। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया और आगे क्या रहने वाली है? क्या सिर्फ बोल करके गॉसिप होकर खत्म हो जाएगा या कुछ नहीं, एक बदलाव वाला कुछ स्टैंड लिया जाएगा? देखिए, रामानंद की जो परंपरा थी और कबीरदास की जो परंपरा, रविदास की परंपरा में मानवता को, समता को जोर दिया गया था, और इन्होंने भेदभाव, जात पात और नफरत की बात कही है। तो ये बात तो यहाँ रुकेगी नहीं, बात तो दूर तक जाएगी, पूरे देश में हम पहुंचाने की क्षमता तो रखते ही हैं। अगर जी ऐसा न होता तो जब हमने कहा कि 500 साल बाद मनवाद लौट रहा है, तो आरएसएस और बीजेपी के लोग बड़े चिढ़ गए, और गोदी मीडिया का तो पूछो न उस दिन। तो ये बात यही कहाँ हम छोड़ने वाले हैं। जी जी। तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात है और समाज को अपमानित करने वाली बात है, इसका प्रतिकार होना चाहिए। और ये जो मनुवाद लौट रहा है, आप कह रहे हैं, ये इस राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी दिख रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से ऐसा माहौल बनाया गया है कि जो लोग श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, मंदिर उद्घाटन में नहीं जाएंगे, वो श्री राम विरोधी हैं। तो क्या आप जा रहे हैं? और नहीं जा रहे हैं तो क्या राम विरोधी हैं आप? देखिए, ऐसा है, रामराज, रामविलास पासवान, काशी रामदास अठावले, राम तो ज्यादातर दलितों के नाम से जुड़ा हुआ, इनके नाम से तो जुड़ा नहीं। ये राजनीतिक मकसद है और राजनीतिक लाभ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और इनको कोई विश्वास नहीं, वो जानते हैं अगर ऐसा होता तो अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने न भेजते, और अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से न भेजते। इनके एक के बच्चे शायद नहीं दिखाई पड़ेंगे उससे। और ये जो भगवा झंडा लेके तलवार भाज रहे हैं, ये इनके बच्चे नहीं, ये इनका यकीन है, इन्हें मालूम है, ये मूर्ख बनाते हैं। इस धर्मांधता की आड़ में आम जनता को, पिछड़ों को, दलितों को मूर्ख बनाते हैं। ये खुद कुछ नहीं करते हैं। अभी तो देखिए कि लिस्ट जारी हुई थी, संजय जायसवाल जी हैं, या रविशंकर प्रसाद जी हैं, या शिवराज सिंह चौहान जी हैं, राजनाथ जी हैं, और पीयूष गोयल जी, इनके सब बच्चे ऑक्सफोर्ड, आईवी लीग, कोलंबिया और MIT वहां पढ़ने जाते। यहाँ क्रिश्चियंस को मारते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस के स्कूल में पढ़ते हैं। इनके लोग न कांवड़ में दिखाई पड़ेंगे, न राम मंदिर के उसमें बनाने में, न वो भीड़ का हिस्सा होंगे। ये कुछ नहीं होंगे, ये कुछ है नहीं। ये राम भद्राचार्य जैसे लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, और सबके पास धन, वैभव, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत सारे चेले, एयर कंडीशन में रहना। यहाँ तो सिक्योरिटी भी Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है। तो ये कोई धार्मिक लोग थोड़ी है, तो नफरत फैलाकर
समाज को विभाजित करके, लोगों को मूर्ख बना करके, चेतना को कम करके या बुद्धि में भूसा भर करके कि यहाँ इस संसार में कुछ नहीं है, जो भी है सब इस संसार के परे है, मोक्ष के लिए करना चाहिए। और खुद ये सांसारिक जीवन में इतने लिप्त हैं, भौतिक जीवन में इतने लिप्त हैं कि आप इनके रहन सहन से ही पता लगा सकते हैं। जी, एक दर्शक लिख रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी के बारे में कि वो गाली देने वाले लोग हैं, और उसके आगे उसी तरीके की बातें कि जो खुद नहीं देखते वो दूसरे को क्या दिखाएंगे। हालांकि हम यहाँ थोड़ा सा रिजर्वेशन रखते हैं कि कुदरती तौर पर कोई विकलांग हो सकता है, तो हम उसके बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करें। लेकिन उदित राज जी, आप रामभद्राचार्य जी के बारे में बोल रहे हैं तो एक खतरा भी है। आप हिंदू संत के बारे में बोल रहे हैं, हिंदू आचार्य के बारे में बोल रहे हैं, तो आप पर हमला होगा कि आप हिंदू आचार्य को तो बहुत जल्दी निशाने पर ले लेते हैं, लेकिन कुछ किसी दूसरे धर्म पर नहीं बोल पाते हैं। देखिए, ऐसा है कि दूसरे धर्म से हमें परेशानी नहीं, इस्लाम में हमें नीच नहीं बनाया है। दूसरे धर्म में खामियां जरूर हैं और कट्टरता वहां भी है, और इससे ज्यादा कट्टरता है, लेकिन हम उसके मारे नहीं। ये बार बार ये सवाल आता, बड़ा मौलिक सवाल है कि मुस्लिम कट्टरता के बाद जिस तरह से कपड़ा पहनने पर और तमाम सारे प्रतिबंध वो लगाते हैं अपनी औरतों के ऊपर, ये सारे, या कोई फतवा होता, आप क्यों नहीं बोलते? हमने कहा भाई देखिए, हमें तकलीफ उनसे नहीं है, हमारे साथ में भेदभाव है। मुझे तकलीफ उससे किसने किया, नीच किसने बनाया, वो छूत किसने बनाया? आज भी 99% भेदभाव की घटना हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे घर जलाना हो, चाहे अरे यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू में या किसी गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू में अलग से बोर्ड बनता है SC ST OBC। और इंटरव्यू इसलिए बनता है कि भेदभाव न हो। वहां भी इंटरव्यू कम कर देते हैं हम। तो कौन करता? कोई मुसलमान करता है, कोई ईसाई करता है। इसलिए हमें तकलीफ, वो अपने लोगों के साथ भेदभाव करते वो लड़े, जो हमारे साथ भेदभाव करता हम उसी से तो लड़ेंगे भाई। जी, बहुत मुकम्मल जवाब आपने दिया है, और हमारे दर्शक भी बता रहे हैं कि जैसे को तैसा आपने जवाब दिया है, आपकी तारीफ कर रहे हैं दर्शक। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये सवाल करते रहे हैं, और आपने बहुत सही जवाब दिया है कि दूसरे धर्म के लोग वो तो उसकी तो प्रताड़ना के शिकार देश के दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है, गरीब तबके के लोग नहीं है। ये प्रताड़ना तो हिंदू धर्म की मनुवादी व्यवस्था के ही तहत है, और शायद इसलिए आप मनुवाद के विरोध में खड़े हैं और कह रहे हैं कि मनुवाद की 500 साल वापसी हो रही है। तो क्या 500 साल वापसी के कुछ सिम्टम्स बताएंगे आप? अब सिम्टम तो बहुत हैं। आप यह सिम्टम से एक तो भद्राचार्य ने जिस तरह से मनोबल बढ़ गया, संविधान के खिलाफ बोला और BNS के खिलाफ, भारतीय न्याय संहिता के खिलाफ बोला और कानून के खिलाफ बोला है। पहले नहीं बोलते थे, एट्रोसिटी एक्ट लग जाता था। अब राष्ट्रपति तो बना दिया, राष्ट्रपति को अछूत बना दिया, संसद में का उद्घाटन नहीं करने दिया, और अब वहां भी शामिल नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी जो संसाधन, देश के संसाधन थे, उनसे वंचित करते जा रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट, पोर्ट है, रेल है, और तमाम सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, तेल की कंपनियां हैं, कोयला है, ये सब उनके हवाले कर दे रहे हैं। तो नौकरी खत्म होती जा रही है। तो जो भागीदारी SC ST OBC की थी, वहां से निपटा रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। मनुवाद तो यही है, और क्या है कि वंचित कर दो, साधनों से, सम्मान से वंचित कर दो और संसाधन से वंचित कर दो। तो केवल धर्म के ही क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में लगी हुई है। मोदी जी जब से आए हैं तभी तो लगे। जितने 48 यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक SC ST OBC नहीं है। तो मनवाद यही है, और क्या है, एक विशेष जाति को ही सब कुछ मिले, बाकी उनकी सेवा करेंगे। तो मनवाद एक ही तरफ से, एक ही क्षेत्र से नहीं दिखता, हर क्षेत्र से। शिक्षा है तो
शिक्षा इतनी महंगी कर दो, ये पढ़े लिखे ही ना, और नौकरियां साहब प्राइवेट कर दो तो नौकरियां करेंगे ही नहीं, जाएंगे घुसेंगे ही नहीं। तो मनवाद तो यही है, और क्या है, सारे सिम्टम्स है। जी, जी। आप बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, उसको हम संक्षेप में दोबारा बोलते हुए कि उदित राज जी बता रहे हैं, अपने दर्शकों के लिए बोल रहा हूँ कि मनुवाद हर क्षेत्र में, धर्म से लेकर सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, रोजगार, हर क्षेत्र में आर्थिक मनुवाद है और आर्थिक। आर्थिक और क्षेत्र। इसका मतलब ये है कि समाज के बड़े तबके को इससे दूर रखना और समाज का जो छोटा वर्ग है, जो लाभ सही मायने में लाभार्थी है आज के शब्दों में, आज के प्रचलित शब्दों में, तो उसी वर्ग को इस मनुवाद का फायदा मिले और मिलता रहे, इसकी पुख्ता व्यवस्था बनाए रखना ही मनुवाद है। तो इस बात को उदित राज जी कह रहे। लेकिन इसी से एक प्रश्न उठता है उदित राज जी कि ये सामाजिक समस्या है कि धार्मिक समस्या है या कि राजनीतिक है, इसका समाधान कैसे निकलेगा? राजनीतिक तरीके से निकलेगा या धार्मिक तरीके से निकलेगा? आप कैसे इस मनुवाद को तोड़ेंगे, इस वर्चस्व को, इस सिद्धांत को तोड़ेंगे? इसका सोल्यूशन केवल राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन से नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर मिल भी जाए और सोशल डेमोक्रेसी, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं होगी तो यह आज़ादी और यह स्वतंत्रता कोई मतलब नहीं रखता। तो केवल रिप्रेजेंटेशन दे देना, वो भी रिजर्व सीटों पर, लेकिन आर्थिक रूप से अभी तो मैं देख रहा हूँ कि क्रोनी कैपिटलिज्म जिस तरह से इस देश में हावी हुआ है, अब तो पूंजीपतियों के खिलाफ किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है। और जिस तरह से पूंजीपतियों ने लामबंद करके उसी पार्टी को डोनेशन दे रहे हैं, जैसे बीजेपी को डोनेशन दिया है, अब बीआरएस को दिया है, कांग्रेस को तो डोनेशन तक भी नहीं दिया है। तो अब बिना पैसे की राजनीति नहीं हो रही, हर क्षेत्र में पैसा है और काले धन का बड़ा उपयोग, वोट तक खरीदा जा रहा है। तो अभी क्या है कि मनुवाद एक क्षेत्र में नहीं प्रवेश होता और एक ही क्षेत्र के वजह से लोगों को नीचा नहीं कराया जाता, वंचित कराया जाता है, उसका असर हर क्षेत्र में होता है। तो मान लीजिए राजनीतिक एक वोट का अधिकार सबको मिल जरूर गया, लेकिन वो राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में एक आदमी तो पूरे देश को गरीब बना सकता है, पूरे देश के लाखों रोजगार खा सकता है, पूरे देश के पैसे को लूट सकता है। तो उस क्षेत्र में भी, और सोशल डेमोक्रेसी की बात है, अब सोशल डेमोक्रेसी की बात आई है तो अभी 5 लोग जो गर्भगृह में जाएंगे उसमें एक भी दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है और पिछड़ा नहीं है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट सरकार ने बनाया, लड़ाई लड़ी थी, विनय कटियार ने लड़ी थी, उमा भारती लड़ी थी, उसमें कितने बैकवर्ड है? एक बैकवर्ड नहीं है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ही नहीं है बैकवर्ड कोई, उनका नाम लेने वाला नहीं है कोई। जी, जी। एक बहुत अच्छे उदाहरण से आपने बताया है कि कम से कम उमा भारती, विनय कटियार जैसे लोग जो कि बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, उनको भी इस समारोह से दूर रखा गया है। वो तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की तरह बुजुर्ग भी नहीं हुए हैं। वही लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी को तो न्योता भेज कर कहा गया कि आप नहीं आए चूंकि आप वृद्ध हो चुके हैं। लेकिन उमा भारती तो वृद्ध नहीं हुई, विनय कटियार तो वृद्ध नहीं हुए। ये सवाल आप उठाते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि मनुवाद यहां भी दिखता है। अब एक प्रश्न उठता है उदित राज जी कि आपने चुनावी चंदे की बात कही और उसमें कांग्रेस के बारे में एक बात कही कि कांग्रेस को तो चंदा ही नहीं मिला। तो ये भी क्या राजनीति में एक तरह का क्रोनी कैपिटलिज्म के तहत से एक मनुवाद का ही एक संस्कृत प्रसंस्कृत रूप है? उसके दो चीजें हैं, एक तो पैसा जो है अपर कास्ट के पास है और जो समाज भेदभाव करता है, और दूसरी बात है कि बड़े बहस चलते रहते हैं कि वो अखिलेश यादव को और मायावती को या पिछड़े जो नेता हैं इनको मीडिया
इसको इनको भी खरीदना चाहिए, तो खरीद के भी नहीं खरीद सकते। स्वाभाविक रूप से जो पत्रकार हैं यहाँ पर, मान लीजिए वन टाइम अगर खरीद भी लिया किसी न्यूज के लिए, तो दोबारा वो कवरेज नहीं करेंगे, वो अपने जाति के आधार पर ही करेंगे। जो जाति की भावना है, लगाव है, वो मतलब सतत है। तो आप यह भी देख सकते हैं कि कहाँ नहीं है, इस क्षेत्र में भी है। जी, जी। मतलब आप ये कह रहे हैं, आपकी बात से ऐसा लगता है कि जैसे पत्रकारिता में अगर हर वर्ग के लोग शामिल हो और नेचुरली शामिल हो, इसकी कोई अगर इसका वातावरण इकोसिस्टम बन जाए तभी ये चीज दूर हो सकती है। अदरवाइज एक वर्ग के हाथ में मीडिया है, वो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनके हाथ में भी है, जो सवर्ण है, जो मनुवादी हैं, उनके हाथ में भी है। हालांकि इसमें थोड़ा सा एहतियात हम रखते हैं कि सारे सवर्ण ऐसे नहीं होते या सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद एक जो बदलाव आना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन से आना चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न हम आपसे करते हैं कि नहीं, राहुल एक चीज गांधी जी। मैं जी, यही जी, एक चीज कहना चाहता हूँ जी, कि जी, 60 और 70, 80 और 90 के दशक में दलितों पिछड़ों की लड़ाई सवर्ण पत्रकार लड़ते थे, प्रगतिशील लोग लड़ते। अब उनकी संख्या बहुत कम हो गई। आज भी जो सवर्ण परिवार में पैदा तो हो गए हैं, लेकिन उनकी सोच नहीं है, और सोच सवर्णवादी सोच नहीं है। और वो एक आवाज है, लेकिन पहले आवाज कहीं ज्यादा थी, लेकिन बिल्कुल। अब 100% लोग एक ही विचारधारा को हो गए हैं। अब बहुत बिरले रह गए बिल्कुल। जो प्रगतिशील समाज है, मानवतावादी है, जो दलितों पिछड़ों की बात कहते हैं, बहुत कम रह गए। एक टाइम था यही लड़ाई लड़ते थे, SC ST OBC में वो काबिलियत नहीं आई थी, वो जगह नहीं था, जगह नहीं बना पाए थे, वो एक्सपोजर नहीं था कि वो लड़ सकते थे। तो ये तो मानना पड़ेगा, इस क्रेडिट को हम मानते हैं इस बात। जी, जी। हमारे दर्शक भी लिख रहे हैं कि सवर्ण नहीं, मनुवादी होने के कारण समस्या आती है। बहुत सही लिखा है दर्शक ने। और हम एक राजनीतिक प्रश्न भी पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हो रही है, मणिपुर से शुरू हो रही। हालांकि अभी तो खबर आ रही कि मणिपुर में उनको यात्रा की अनुमति ही नहीं दी जा रही, लेकिन यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। इस न्याय में कहीं मनुवाद का विरोध है, या कि बस यूं ही न्याय यात्रा रख लिया गया है? नहीं, मनुवाद का विरोध नहीं है, और स्वतः मनुवाद की के द्वारा जो व्याधियां और जो उसके अंदर से भेदभाव निकला है, उसका समाधान है एक हद तक, क्योंकि जी, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात हुई, तो उसका जवाब तो है ही है। कम तो करेगा, प्रभावित तो करेगा मनुवाद को। जी, जी। तो इसको उदित राज जी, इस यात्रा को राजनीतिक रूप से, आप देखिए 2024 है, चुनाव का वर्ष है, धर्म का भी इस्तेमाल राजनीति में हो रहा है, और इसका प्रतिकार करते हुए कि धर्म का राजनीति में इस्तेमाल ना हो, ये जो प्रतिकार करने वाली शक्तियां हैं, विपक्ष हैं, वो थोड़ा कमजोर नजर आ रही है। तो ऐसे में चाहे मनुवाद हो, चाहे क्रोनी कैपिटलिज्म हो, चाहे लोकतंत्र विरोधी शक्तियां हो, वो शक्तियां कैसे कमजोर होंगी, कैसे बहुसंख्यक लोगों के लिए बोलने वाली शक्तियां मजबूत होंगी? नहीं, जनता का सोच का स्तर अभी उतना परिपक्व नहीं हो पाया है, और बड़ी जल्दी झूठ में, चमत्कार में, आप टेलीविजन सुबह खोलिए तो चमत्कार की ही बात होती रहती है, और जनता खुद देखती है उसको। तो ये हजारों वर्ष की हमारी विरासत है, इसको काटने में समय लगेगा। कम तो किया था, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं नेहरू जी को ग्रेटेस्ट मैन मैं मानता हूँ। उन्होंने साइंटिफिक टेम्परामेंट,
को और डेमोक्रेसी को बहुत नीचे पहुंचाया है। वरना तो इस देश में क्या था, आज भी क्या है, मतलब है कि एक बैठ करके कोई आदमी, एक पेड़ है, पेड़ पर धागा बांध दो, कोई सा पेड़ हो, और सिंदूर डाल दो, हाथ और मतलब हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ, दूसरा भी वाला भी आएगा करने लगेगा, तीसरा भी आएगा करने लगेगा। तो बिना जांच पड़ताल के, बिना इंक्वायरी के, बिना तर्क के इस देश की जो लोग तो मान लेते हैं। तो जैसे अभी क्या है कि ये जो आज वातावरण पैदा किया गया है प्रेम कुमार जी, उससे जो अशिक्षित जनता, अर्धशिक्षित जनता या जो अंधविश्वासी, उन्हें कहा जा रहा है कि अरे जगत मिथ्या है भाई। तो आदमी इस जगत को मिथ्या समझ रहा है। तो स्वर्ग को, जो स्वर्ग का रास्ता दे रहा है या स्वर्ग की रास्ता बता रहा है, उसके तरफ आकर्षित है। न उनको अपने बच्चे का ख्याल, न उनकी पढ़ाई का ख्याल, न उनको महंगाई बेरोजगारी का असर इतना नहीं है। उन्होंने तो अगले जीवन के सुख के लिए जी रहे हैं, या ये जीवन उनका खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, और हो रहा है बर्बाद। जी जी। एक दर्शक लिख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम उनका लिखा हुआ पढ़ दें। अभी मैंने स्क्रीन पर दिखाया भी था कि हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ये जो भाव है, ये जो आकांक्षा है, ये आकांक्षा भी कहीं ना कहीं एक पूरे समाज को बदलाव लाने वाली आकांक्षा है। इस पर भी आप टिप्पणी करें, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दौर खत्म हो गया, क्योंकि आजादी के बाद में मुख्य धारा दो ही थी, एक लिबरल धारा थी, एक लेफ्ट। कभी कम्युनिस्ट पार्टी के 60-70 एमपी भी हुआ करते थे। अपोजिशन में बीजेपी नहीं थी, समाजवादी पार्टियां नहीं थी, और पार्टियां नहीं थी, तब ये कहा जाता था। और जब उस समय रूस का प्रभाव था, कम्युनिज्म का भी प्रभाव बहुत बढ़ रहा था, भारत में भी बढ़ा, लेकिन उस चीज को, इस देश का अब ये विचारधारा पूरे दुनिया के स्तर पर बहुत कम हुई है। काश ऐसा हो सकता जो हमारे साथी कह रहे हैं कि एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम दुनिया, सारी दुनिया मांगेंगे। अब तो पूरा पूंजीवाद हो गया है, और प्राइवेटाइजेशन चाइना में भी हो गया, बड़े बड़े पूंजीपति हैं वहां पर। तो रसिया टूट गया। तो जब से रूस का जब से विखंडन हुआ और कम्युनिस्ट पार्टियों में बहुत ज्यादा संशोधन हुआ, तो अब होना तो यही चाहिए, लेकिन कॉमन जनता को की जो सोच होती है, वो ऐसा ऐसा नहीं होता। जैसे इस देश के अंदर भी अब भूखे नंगे हैं, बेटा को नौकरी नहीं मिल रही, बेटी की नौकरी नहीं मिल रही, तबाह है, महंगा सिलेंडर मिल रहा है, फिर भी कह रहे हम मतलब है कि मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी। अब उनको सब कॉन्शियस में उनको यह भर दिया गया है कि भैया ऐसा है कि इस जगत में क्या रखा है, अरे वो ये जगत मिथ्या है। अब ऐसे का समाधान क्या कर सकते, आप नौकरी जी भी दे दो घर घर, और जब धर्म की बात आएगी तो नौकरी देने वाले को भूल जाएंगे, धर्म वाले को। अभी आप देखिए, दो चीजों के ऊपर कितना ऊर्जा इस देश में अचानक पैदा हो जाती है। हिंदू मुसलमान को हो जाएगा, लाठी लेकर के कट मर जाएंगे। अगले अगर लेकिन बिजली चली जाए, बिजली महंगी हो जाए, या पेपर लीक हो जाए, नौकरी न मिले, और किसान की समस्या के ऊपर कोई इकट्ठा नहीं होगा लाठी लेकर। एक जाति से दूसरे जाति का बीच जब झगड़ा हो जाए, देखिए क्या ऊर्जा, क्या एकता होती है, क्या गर्मजोशी होती है, क्या मिलिटेंसी होती है। लेकिन एक अन्याय हो जाए और बलात्कार हो जाए और हत्या कर दिया जाए, घर जला दिया जाए, चार आदमी नहीं गए तो पुलिस के पास जाना पड़ता। ये तो स्थिति है इस देश। उदित राज जी, एक सवाल आ रहा है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। राहुल गौतम हैं, सवाल कर रहे हैं कि उदित राज जी से पूछिए कि दलितों के लिए क्या करेंगे, इनकी पार्टी जीतती है तो नया क्या देंगे,
हम हम आपको वोट क्यों दें, ये बताएं। 3 पीढ़ियों से जो नौकरी कर गए और जो आज जिस हालात में दलित है, आदिवासी है, ये कांग्रेस की ही देन है। पहले बड़ा दम्भ भरा करते थे, अरे संविधान को जैसे सब कुछ हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना। संविधान वही है, 2014 से सारी नौकरियां खत्म कर दी गई, सब जगह से निकाल निकाल के फेंक दिए गए, शिक्षा से वंचित हो गए, 1000 यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो गई महंगी में, वहां अभी भी अकल नहीं ठीक ठिकाने लगी है। और जो लोग कहते थे, और बड़ा दुष्प्रचार भी है कि बाबा साहब को कांग्रेस ने हराया 1951 में, वो तो डांगे 1952 में डांगे से हारे थे, ऐसे डांगे कम्युनिस्ट पार्टी से हारे थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ कर दिया, बहुत आदर्श की स्थिति थी, लेकिन जो भी किया कांग्रेस पार्टी ने ही किया, क्योंकि ये सभी वर्गों के लिए, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि सब कुछ नहीं, लेकिन ये सवाल खड़ा करना आसान है, लेकिन अब ये पूछना चाहिए इनको कि इस समय हम कैसे लड़ें इस मनुवाद से। सब कुछ खत्म हो रहा है, आज इनको इसका फिक्र होना चाहिए कि 2024 में अगर चुनाव तिवारा जीत गए तो इस देश में न संविधान बचेगा, न जय भीम नारे लगाने की आजादी रह जाएगी, न नौकरी मिलेगा, और सब उसी मनुवादी युग में पहुंच जाएंगे। जी उदित राज जी, अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि संविधान तो बहुत पहले से है, कांग्रेस के समय में भी था, आज भी है, तब भी नौकरियां मिली, देश का आर्थिक विकास हुआ, एक ढांचा खड़ा हुआ, अंतरिक्ष युग में भी हम गए, कंप्यूटर युग में भी हम गए, उसका एक्सटेंशन हो रहा है। लेकिन जो संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार थे हमारे पास में, वो अधिकार खत्म हो रहे हैं। संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, सड़क पर बोलने नहीं दिया जा रहा है, इवन ट्वीट करने और सोशल मीडिया पर बोलने पर पाबंदी लगने की तैयारी है भरपूर। तो ऐसे और में तैयारी नहीं है, आज हमारा रीच 5-10% पर कर दिया, सबकी लाइक कम कर दिए गए हैं, रिट्वीट कम कर दिए गए हैं, और इसको आप ईवीएम के ऊपर आप कुछ लिखें तो उसको मिस इन्फॉर्मेशन करके उसका रीच डाउन करा दी गई है। जी 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 बिल्कुल, ये हो रहा है। और साथ में अब ईवीएम पर एक अलग से चस्पा कर दिया जाता है सरकारी पक्ष को, जो भी ईवीएम से जुड़ी चीजें हैं। तो हम ईवीएम पर भी सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे करना चाहते हैं, बहुत जरूरी है। जी आखिरी जी, सवाल, एक एक या दो सवाल कर लीजिए क्योंकि और जगह बस लाइन में दो ही खड़ा। सवाल है। एक जरूरी सवाल है, ईवीएम पर लास्ट में करते हैं। एक जरूरी सवाल ये है उदित राज जी, कि देश में आज जुल्म करने वाली जो शक्तियां हैं और जुल्म सहने वाली जो जनता है, तो जुल्म सहने वाली जो जनता है, उसका जो वर्ग है, वो सबसे ज्यादा जेल में है। वो मुकदमेबाजी में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, लड़ नहीं पाते हैं। और जबकि ये यहाँ भी मनुवाद दिखता है, कितने लोग हैं जो मनुवादी विचारधारा को मानते हैं, वो जेल में होते हैं। जो मनुवादी विचारधारा का प्रतिकार करने वाला तबका है, वो जेल में है। ये भी एक बड़ा सवाल है उदित राज जी, इसलिए मैं इस बात को इस मंच से उठाना चाह रहा हूं कि आपकी आवाज लोग सुने। इस देश में कोई न्याय है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को न्याय का कोई मंच समझते हैं? जी जी उदित राज जी, आप लगता है हाँ आपका हाँ हाँ जी, इंटरप्शन हाँ, आ गया जी। सीनियर एडवोकेट कितनी फीस है? 1 करोड़, 51 लाख, 10 लाख, 5 लाख। तो मजाक है इस देश में, ये कौन नहीं जानता? जिस तरह की न्याय व्यवस्था हमारे देश के अंदर है, देख रहे न्याय मिल पा रहा है? और गरीब आदमी
ज्यादातर तो मुसलमान और दलित आदिवासी जेलों में पड़े हुए हैं। इनके पास जमानत कागज नहीं है, जमानत कराने वाला कोई नहीं, और पनिशमेंट से ज्यादा जेल में बिना बेल के पड़े हुए। ये तो खैर बहुत दर्दनाक दास्तान है, बहुत लंबी चौड़ी है, मैं इतने कह सकता हूँ। दूसरा कोई सवाल? जी जी बिल्कुल। एक सवाल ईवीएम का भी आता है। ईवीएम लगता तो जरूर है कि मशीन से वोट की चोरी हो रही है, लेकिन ये वोट की चोरी का सबसे बड़ा पीड़ित वर्ग कौन है? देश की वो अधिसंख्य जनता, भोली भाली जनता। तो ये पीड़ित वर्ग भी तो इसी समुदाय से आता है, 85% वर्ग से ही आता है। तो कैसे कैसे न्याय मिलेगा इस ईवीएम के खिलाफ, और आम जनता को न्याय कैसे दिलाएंगे आप? बड़ा मुश्किल है न्याय दिलाना। साफ साफ मैं बात करना चाहता हूँ। झूठ बोलते हैं दिन भर लोग कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जब तक जनता नहीं निकलेगी, लोग घर में बैठ कर के इसकी आलोचना करना, उसकी आलोचना करना, सुजीत राज क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ये सर जिसके पास है, ज्यादा जिसके सर हैं, वही लड़ाई जीत सकता है। सबको निकलना पड़ेगा, सबको संघर्ष करना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा, वरना कोई जादू नहीं है। कोई जादू नहीं हो सकता। ईवीएम की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, और आपने बताया है, दर्शाया है, दिखाया है कि कैसे वीवीपैट के जरिए वोट का अपहरण हो रहा है, कैसे ईवीएम हैक किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। आपका संघर्ष है, आपने मोर्चा बनाया है, उस मोर्चा के आप समन्वयक हैं, ईवीएम हटाओ मोर्चा के आप संयोजक हैं। तो ईवीएम को लेकर के आप एक कॉल अगर करना चाहें इस देश की जनता के लिए, तो जरूर इस मंच पर करें, उसके बाद ही हम आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि ईवीएम हटाओ मोर्चा का निर्माण है, अभी बनाया गया है, उससे आप जुड़े। और मैं प्रेम कुमार जी से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे टेलीफोन नंबर लगा दिए जाए, आप हमें संपर्क करिए। अब 50, 60, 70 दिन ही है जनतंत्र को बचाने के लिए। उसके बाद में चुनाव में अगर 12 जीत के आते हैं तो लड़ने का भी अवसर नहीं मिलेगा। धन्यवाद। जी जी। बस सर ऑनलाइन अपना फोन नंबर बोल भर दीजिए। 9899 9899 38 38 2211। 2211। दूसरा नंबर है जी 9899 9899 766 766 882। अगर 882। फोन न उठे तो एसएमएस कर दें, एसएमएस कर दें। मैं खास तौर से कहूंगा कि फोन न उठे। व्हाट्सएप बहुत ज्यादा संख्या में आ पा रहा है। जी जी। तो मैं इसको स्क्रीन पर चला भी देता हूं, और आपने बोला भी है, दर्शकों को पता चलेगा। उदित राज जी से संपर्क करने का ये नंबर है, और आप सबसे अपील है कि इस नंबर पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, क्योंकि उदित राज जी सबका फोन तो उठा नहीं पाएंगे, और उसका जवाब जरूर मिलेगा। और ईवीएम एक मूवमेंट है, अधिसंख्य जनता को जोड़ने के लिए, उनके वोट की अहमियत को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। लोकतंत्र बचाने से बड़ा टास्क आज किसी के पास नहीं है। लोकतंत्र रहेगा तो आगे सब कुछ हम ठीक कर लेंगे। तो उदित राज जी से संपर्क में रहिए। 9899382211 9899766882 इस नंबर पर। बहुत बहुत आभार आपका उदित राज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तमाम दर्शकों का भी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, और बहुत संजीदगी के साथ आपने हिस्सा लिया इस डिबेट में। लगातार आपने प्रतिक्रियाएं दी हैं, हमने भी प्रतिक्रियाओं को जगह भी दी है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे उदित राज जी। मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत फ्रूटफुल रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।